वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में नई मखलूत हुकूमत बनने का अमल जारी है और सारी नज़रें काबीना की तश्कील पर मरकूज़ हो चुकी हैं और अहम वजारतों के लिए जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जारी है और कुछ ही दिनों में सूरत हाल खासी वाज़ेह हो जाएगी। और दूसरी जानिब कई बड़े सियासी और इक़्तिसादी चैलेंजेस नई हुकूमत के सामने मुँह खोल कर खड़े हैं, बल्कि बड़ा सा मुँह खोल कर खड़े हैं। और असम्बली के अंदर और बाहर सख्त तरीन अपोजिशन, मईशत की नाजुक सूरत हाल, नया IMF प्रोग्राम, इसकी ज़रूरत, बढ़ती हुई महंगाई, अवामी मुश्किलात से निमटना, अवाम के मुश्किलात को सुनना, उनको हल करना, ये है हुकूमत का एक बड़ा इम्तिहान। और ज़ाहिर है कुछ दिनों में रमज़ान का आगाज़ हो जाएगा और रमज़ान में कैसे हुकूमत रिलीफ देगी, हमारे ख़जाने में कितना कुछ नहीं। जबकि वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद आते साथ कह चुके हैं कि इस वक्त जो ऐवान भी है ये कर्ज़ के पैसे पे चल रहा है, तो पाकिस्तान इस वक्त कहाँ खड़ा है, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, इन मुश्किलात से हम कैसे निकलेंगे, इस पर बात कर लेते हैं। मौशी टीम को भी देखते हैं और रहनुमा भी है PMLN के बिलाल कियानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। बिलाल साहब, मुश्किलात तो यूँ बहुत सारी हैं पाकिस्तान के लिए, बहुत से चैलेंजेस हैं। व्हाट डू यू थिंक एक बड़ा चैलेंज इस वक्त जिस पर सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होगी गवर्नमेंट की, व्हाट इज़ दैट वन चैलेंज? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया मुझे मॉर्निंग शो में दावत देने का। देखिए, एक आपका सवाल अच्छा है जी। अगर मुख्तसरन कहा जाए तो सबसे बड़ा चैलेंज अभी जो है वो आपका इकनॉमिक चैलेंज है। राइट। यकीनन जब हम मुआशी चैलेंज, इकनॉमिक चैलेंज की बात करते हैं तो उस चैलेंज के अंदर बहुत सारी चीज़ें उसका हिस्सा हैं। सबसे ज़्यादा बड़ा इशू यकीनन आज महंगाई है, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद में कमी है, गुर्बत में जो इजाफ़ा हुआ है 2018 से आगे वो है, बेरोज़गारी में जो इजाफ़ा हुआ है वो है। तो बुनियादी तरजीह तो ये है, मगर उस तरजीह को उसको हल करने के लिए, इस मसले को हल करने के लिए, और वापस जिस तरह 2013 से 18 के दरमियान बेरोज़गारी और गुर्बत दोनों में खातिर ख्वाह कमी आई थी, उन चीज़ों को इंश्योर करने के लिए आपको फिर से मुआशी इस्लाहात वो करनी पड़ेंगी जो पहले ज़रूरत थी। आपने देखा कि जब हमारी कोalition गवर्नमेंट आई 16 माह की, तो तब मुल्क डिफ़ॉल्ट के वर्ज पे था। हमने एक PTI की हुकूमत का चलाया हुआ IMF प्रोग्राम जो सबोटाज किया गया, उसको हमने रिवाइव किया, डिफ़ॉल्ट अवर्ट किया। फिर हुकूमत जब मुकम्मल होने वाली थी तो फिर IMF के साथ एक 9 माह की स्टैंड बाय अरेंजमेंट की, ताकि जो आपकी मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी का एक सफ़र है वो जारी रहे और आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व स्टेबल रहें। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो रिजर्व स्टेबल तो ज़रूर हैं, मगर उस सतह पर नहीं हैं जहाँ पे होने चाहिए। तो अब हमें उन रिजर्व्स को ग्रो करना होगा ताकि कम से कम आपकी 2 से 3 महीने की जो इंपोर्ट्स होती हैं उसका कवर आपका हर वक्त। तो बिलाल साहब, आप कैसे करेंगे, आप कैसे करेंगे, ये इस्लाहात कौन लाएगा? अब क्या जी मैं उसी पे जी नहीं मेरा सवाल ये है कि इसाक डार साहब ही दोबारा होंगे या फिर अब वो दौर से बाहर हो चुके और किसी और का नाम ज़ेर बहस है? जी देखिए, बात यह है कि जहाँ तक कैबिनेट के फैसले हैं ये तो शहबाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब करेंगे और नवाज़ शरीफ साहब की गाइडेंस के साथ करेंगे जी, जो हमारे पार्टी के कायद भी हैं। और नवाज़ शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब मिलकर ये फैसले करेंगे कि किसकी ज़िम्मेदारी वो कहाँ पे लगाते हैं कैबिनेट में, अदरवाइज़ पार्टी में, गवर्नमेंट की टीम में। मगर जो बात मैं ये कहना चाह रहा था जी वो ये है कि जो बुनियाद एक मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी की रखी गई है, अब उस बेस के ऊपर, चूँकि जब हम आए थे उस टाइम पे एक फायर फाइटिंग की स्टेज थी 16 माह के अंदर कि डिफ़ॉल्ट अवर्ट करें, साथ ही फ्लड्स आ गए, उस बहुत बड़ा कैटास्ट्रोफी थी, उसको भी डील करना पड़ा सारी मुआशी चैलेंजेस के बावजूद। तो अब जो बेस हमारे पास है, हमें इसको इस्तेमाल करते हुए अब हमारी हुकूमत उन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की तरफ जाती हुई आपको नजर आएगी जो मुल्क की ज़रूरत है, जो जिसमें हमारे मुल्क के जो क्रॉनिक मुल्क का नतीजे में अवामी सफ़र करते हैं उनकी तरफ बिल्कुल नहीं। देखिए, और शहबाज शरीफ साहब ने प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद अपनी स्पीच में भी उन्होंने निशानदेही की, और इसमें दीगर चीज़ें हैं कि हमने अपना सर्कुलर डेट रिड्यूस करना है, अपने जो बिजली सस्ती प्रोड्यूस करनी है, हमने पेट्रोल जितने का ख़रीदते हैं उतने का बेचना है, हमने इंश्योर करना है कि जो सेक्टर टैक्स नहीं देते वो टैक्स अदा करें, हम इंश्योर करें कि जो मदद की फरामी है, जो टारगेटेड सब्सिडीज़ हैं, सबसे मुस्तहिक अफराद तक जाएँ। देखिए, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ के मसाइल हैं, दीगर और जो हमारे क्रॉनिक इकनॉमिक इशूज़ हैं जो बार बार डिले होते आए हैं और जिसकी वजह से बार बार हमें IMF के पास भी जाना पड़ता है, बार बार फिर वही उन्हीं मसाइल का खमियाजा आवाम महंगाई की सूरत में, ये कुव्वत खरीद की कमी की सूरत में। ठीक हो गया जी, बिलाल साहब आपका पॉइंट आ गया, जाहिर है ठीक है, साइकिल से निकलना है और इन स्टेप्स को आपने करना है, ठीक है, पॉइंट आपका आ गया। अच्छा, अब ऐसे में बिलाल साहब जाहिर है बाकी दीगर जमातों को भी तो साथ लेकर चलना है ना, चाहे ऑपोजिशन ही क्यों ना हो, क्योंकि जब तक पाकिस्तान की सारी जमातें साथ नहीं बैठेंगी, मिलकर नहीं चलेंगी, तो ये जो मईशत के हालात हैं ये तो बेहतर नहीं हो सकते। किस तरह से स्टेप्स लिए जाएंगे कि कोई अपोज करने वाला ना, बल्कि सब मिलकर साथ लेकर चलें। मौलाना साहब आपसे नाराज हैं, बाकी जमातों की सूरत हाल सामने है, MQM के साथ भी मामलात अब सुनाए के तय पा गए हैं।
जी, ये आपका अच्छा सवाल है जी। और देखिए, शहबाज शरीफ साहब ने प्राइम मिनिस्टर बनने के फ़ौरन बाद जो स्पीच की उसमें चार्टर ऑफ इकॉनमी की भी बात हुई, मुफाहमत की भी उन्होंने ख़ुद बात की। तो देखिए, हम तो ये चाहेंगे और हमेशा हमारी जमात ने ये दिखाया है कि हम अक्रॉस द आयल रीच आउट करके चाहते हैं कि पूरे हाउस को साथ लेके चला जाए। और हम ये चाहते हैं कि हाउस जो आपके जिस तरह नेशनल असम्बली है उसमें ट्रेजरी और अपोजिशन दोनों उस हाउस का हिस्सा हैं। वो दोनों हिस्से जब एक कंस्ट्रक्टिव और हेल्थी तरीके से अपना किरदार अदा करते हैं तो तभी एक हाउस मुकम्मल होता है। तो हम यकीनन चाहते हैं कि एक अपोजिशन अपना किरदार अदा करे, उनकी जो इनपुट आए उसको हम सुने भी, उसको हम शामिल भी करें। और ये हम आपको एफर्ट करते हुए नजर आएंगे। मैं आपको 2 मिसालें बड़ी जल्दी से दूंगा। एक मिसाल 2013 से 18 के दरमियान भी जब PTI वाले धरने कर रहे थे बाहर, जब सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पर शलवार टांग रहे थे, तब भी इलेक्शंस एक्ट की जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी जिसमें इलेक्शंस एक्ट बन रही थी, इलेक्शंस बिल था उस टाइम पे, उसकी मशावरत में तब भी हमने PTI को शामिल रखा था जब बाहर वो धरने कर रहे थे और पार्लियामेंट पे लानते भेज रहे थे। तो देखिए, हमारी तरफ से आपको कोई कमी नज़र नहीं आएगी। मगर मैं साथ ये ज़रूर डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि बदकिस्मती से कुछ जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या PTI के लोग हैं उन्होंने ये बाकायदा जुमला कहा है कि हम ये हाउस नहीं चलने देंगे। तो ये भी गलत फहमी दूर हो जानी चाहिए कि अगर किसी का ये ख्याल है कि वो पार्लियामेंट में आके या सड़कों पर जाके सिर्फ इस काम के लिए आ रहे हैं कि उन्होंने हुकूमत नहीं चलने देनी या हाउस नहीं चलने देनी, तो ये भी नहीं होने दिया जाएगा। हम चाहते हैं कि कंस्ट्रक्टिव और हेल्थी तरीके से अपोजिशन अपना किरदार अदा करे, उनकी आवाज़ सुनी भी जाए। वैसे ये जो आपने बात की है कि हाउस को चलने नहीं देंगे, मौलाना साहब ने बड़ा बिलाल साहब, मौलाना साहब ने बड़ा एग्रेसिवली ये कहा है कि नहीं चलने देंगे वो हुकूमत को। देखिए, मैं ये कैटेगोरिकली कहना चाहूँगा जी कि अब हमें भी ना जी ख़ास तौर पे PTI की तरफ से तो 10-12 साल से एक जमात है जिसका काम रोकना, तोड़ना, फोड़ना, इसके अलावा कोई काम नहीं है। तो हमें भी अब आदत हो गई है कि इनके होते हुए भी किस तरह हुकूमत का काम आगे चलाना है। हम हमेशा की तरह फिर से कोशिश करेंगे कि सबको साथ लेके चलें। मगर अगर कोई भी सिर्फ इस मकसद के लिए यहाँ पे खड़ा हुआ है कि काम रुक जाएगा, तो उनको ये गलत फहमी उनकी दूर हो जानी चाहिए कि काम उनके बावजूद भी होगा। 2013 से 18 की हुकूमत में भी हुआ था, 16 माह की कोalition गवर्नमेंट थी और 9 में जैसी दहशतगर्दी हुई थी तब भी हुआ था। तो काम इंशाल्लाह होगा जी। ठीक। और एमनेस्टी स्कीम, क्या कोई नई एमनेस्टी स्कीम आ रही है? जी, मेरे इल्म में तो ऐसी कोई बात नहीं है जी। और मेरे ख्याल से स्पेसिफिक पॉलिसीज़ पे बात करना भी कबल अज़ वक्त है, क्योंकि यू एज एन इकोनॉमिस्ट व्हाट डू यू थिंक आनी चाहिए? जी, मैं ज़ाती तौर पे तो जी मैं उसके फेवर में नहीं रहा जी। मेरे ख्याल से उसकी रिजल्ट नहीं होते। हमें यकीनन ये ज़रूर देखना चाहिए कि हम किस तरीके से टैक्स नेट को वाइडन करें। उसके दीगर तरीक़ेकार होते हैं, एमनेस्टी के अलावा और भी होते हैं जी। ओके। और जो टैक्स नेट की आपने बात अभी भी की, आपने इससे पहले भी पॉइंट रेज किया, चूंकि ज़ाहिर है ये बहुत सी हुकूमतों के लिए चैलेंज रहा है टैक्स नेट में लेकर आना, वो चाहे रिटेल सेक्टर ही क्यों ना हो, अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी ही क्यों ना हो। अब ऐसे में टैक्स नेट में सर जब भी पिसे हैं, हम पिसे हैं, सैलरीड क्लास पिसी है, ना ताजर पिसा है, ना अशराफिया पिसी है, पिसा गरीब ही है। अब क्या होगा ऐसा? जी देखिए, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ जी कि और सेक्टर्स हैं जिसमें आपके रिटेलर्स भी शामिल हैं, जिसमें आपके रियल एस्टेट भी शामिल हैं, और भी सेक्टर्स शामिल हैं जी। उनको अपना एक हिस्सा ज़रूर उनका फेयर शेयर आना चाहिए। हमें ये इंश्योर करना होगा कि हमारी जो मईशत है उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से हो कि एक इंसेंटिव हो कि लोग अपना कैपिटल, अपना पैसा जो कारोबार में लगाते हैं वो प्रोडक्टिव सेक्टर्स ऑफ द इकॉनमी में लगाएं, जिन सेक्टर से प्रोडक्शन होती है, जिन सेक्टर से एम्प्लॉयमेंट मिलती है लोगों को। तो हमें ये इंश्योर करना होगा कि ये जो एक अभी लॉपसाइडेड एक इंसेंटिव मैकेनिज़्म है जिसमें अनप्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं, जहाँ पे कैपिटल, मिसाल के तौर पे आप रियल एस्टेट सेक्टर ले लें तो वहाँ पे पैसा काफ़ी पार्क हो जाता है, जो अगर कहीं फैक्ट्रियों में लग जाए या इंडस्ट्री में लग जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि उससे आपकी माशी ग्रोथ भी होगी और वहाँ पे लोगों को रोज़गार भी मिलेगी। ये भी अहम पॉइंट है। का यकीनन एक ऐसे फैसले करने होंगे अपनी मईशत की, ताकि रोज़गार भी बने और सब इस मईशत में अपना जो टैक्स का हिस्सा अदा करें, ना किसी सेक्टर पे या शख्स के ऊपर अनड्यू बर्डन हो, ना कोई शख्स अपना जो उसका हिस्सा बनता है वो अदा ना कर रहा हो। उसकी इस्तात के मुताबिक बोझ होना चाहिए, अहम बात है। PIA प्राइवेटाइज हो जाएगी जल्द?
जी देखिए, ये मेरे इल्म में है जी कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो एक उसके दौरान ये PIA की प्राइवेटाइजेशन की एक प्रोसेस चलती है। ये देखिए, हमें स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का एक मुस्तकिल हल ज़रूर निकालना होगा और इसको हमें हल करना होगा। ये जो ब्लीडिंग सालाना है ये हम नहीं अफोर्ड कर सकते। मेरे ख्याल से जो PIA की प्राइवेटाइजेशन है उसको हमें ज़रूर उसको स्टडी करना चाहिए, देखना चाहिए वो प्रोसेस कहाँ पे पहुँची है, वो प्रोसेस उसमें जो जिस स्टेज पे हम हैं, क्या इधर से ही आगे चलना बेहतर होगा या कोई चीज़ें उसमें बेहतर करने की गुंजाइश है। मगर मैं एक ओवर आर्चिंग पॉइंट ज़रूर कहना चाहूँगा, चूँकि निजकारी और प्राइवेटाइजेशन का जब भी लफ्ज़ आता है तो उसके साथ एक नेगेटिविटी अटैच्ड है और लोगों का एक खौफ होता है उसके साथ कि शायद एम्प्लॉयज़ के साथ ज़्यादती हो जाएगी। मैं 90 की दहाई का आपको बताना चाहूँगा कि नवाज शरीफ साहब की पहली हुकूमत में प्राइवेटाइजेशन हुई थी। प्राइवेटाइजेशन के अंदर हमें फ्रंट पे ये रखना होगा कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जो वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, उनको डे वन से इंगेज किया जाए और उनकी राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए और इस तरह की रिस्पॉन्सिबल निजकारी पॉसिबल है। पाकिस्तान में ही पहले हुई है और हम आइंदा भी कर सकते हैं, ठीक है, हम कर सकते हैं, ठीक है, और करेंगे, कोशिश करेंगे। मेरा ख्याल है जी, यकीनन हमें प्राइवेटाइजेशन, रिस्पॉन्सिबल प्राइवेटाइजेशन इस तरीके से एक्सप्लोर करनी चाहिए ताकि ये जो एंटिटीज़ हैं, जो कंपनीज हैं, जिस तरह PIA, इनकी सर्विस डिलीवरी भी बेहतर हो, इनके एम्प्लॉइज़ की राइट्स भी प्रोटेक्ट हों और जो हमारी ये सालाना ब्लीडिंग है अरबों रुपए की, ये भी ख़त्म हो जाए। ठीक है। अच्छा बिलाल साहब, अपने कौमी ख़जाने को देखते हुए, पाकिस्तान के हालात देखते हुए, और समटाइम्स कुछ ऐसे मेजर्स भी लेने चाहिए या लिए जाते हैं जो कि थोड़े से कहना चाहिए अलामती तौर पर होते हैं। आपकी नज़र में कतई नज़र कि आप PMLN के इस वक्त रहनुमा है, एज अ पॉलिटिशियन, एज अ पाकिस्तानी, एज एन इकोनॉमिस्ट, आपके ख्याल में पाकिस्तान की हुकूमत कम से कम कितनी वजारतें हो तो चल जाती है? मिनिमम कैबिनेट कितनी हो तो चल जाएगी हुकूमत, कोई मसला नहीं होगा? जी देखिए, मैं कोई अभी मेरे सामने वो डिविजन्स की लिस्ट हो तो मैं शायद आपको बेहतर आइडिया तादाद का दे सकूं। मगर मेरा ख्याल है जी, प्राइम मिनिस्टर साहब की भी स्पीच में और शायद बिलावल भुट्टो साहब की स्पीच में भी ये पॉइंट रेज हुआ था। तो यकीनन जी हमें आई थिंक मैक्सिमम इंश्योर करना चाहिए कि जितनी गवर्नमेंट लीन हो सके उतना ही बेहतर है। यकीनन कुछ ऐसी सेक्टर्स हैं जहाँ पे जो या ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो डिवॉल्व हो चुके हैं सूबों तक, मगर वहाँ पे अभी तक वफाक काम कर रही है। तो हमें यकीनन ये देखना चाहिए कि जहाँ पे ऐसी डुप्लिकेशन हो रही है वो ना हो, मगर इसको हमें बड़ा एहतियात से करना होगा। ये झटके में या एज अ रिफ्लेक्स नहीं करना होगा, क्योंकि देखिए मिसाल के तौर पे आप एजुकेशन ले लें। एजुकेशन यकीनन एक डिवॉल्व सब्जेक्ट है, मगर हायर एजुकेशन कमीशन आज भी कायम है। उसके तवस्सुत से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को भी फंडिंग मिल रही है, बहुत सारे स्टूडेंट स्कॉलरशिप पे भी हैं। अगर आज आप कह दें कि इस वजारत को बंद कर दें, ये फंडिंग स्लैश कर दें, तो अचानक वो स्टूडेंट्स जो बाहर पढ़ रहे हैं या स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं या जो फंडिंग जा रही है इदारों तक, वो अचानक बंद हो जाएगी। तो हमें एक तरीके से यकीनन ये जो डेवोल्यूशन का एक प्रोसेस है इसको मुकम्मल करना चाहिए जी, और उसके नतीजे में जो वजारतें यहाँ पे कम हो सकती हैं हमें करनी चाहिए। अक्सर आप सही कि मेरी भी ये राय है जी कि बहुत सारे ऐसे इदारे हमारे रियासती निज़ाम में हुकूमत में एग्जिस्ट करते हैं जो डुप्लिकेशन भी हो रही है या वो उनका कोई मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन नहीं आ रही। तो यकीनन ये एक्सरसाइज एक होनी चाहिए। थोड़ा सा कॉम्पिटेंसी का भी तो इशू है ना कि कॉम्पिटेंट लोग भी तो हायर नहीं होते। मसला सिर्फ इदारों का तो नहीं होता, मसला ये होता है कि कॉम्पिटेंट लोग भी तो हायर नहीं हो रहे होते ना। मतलब अक्सर हम देख रहे होते हैं सियासी तकरीरें भी हो रही होती हैं। ये भी बड़ा चैलेंज है जी। देखिए मेरा ख्याल है जी 2-3 बातें सियासी तकर्रियों से के अलावा आई थिंक हमें ये चैलेंज आता है जी हुकूमत में कि जो काबिल लोग होते हैं, जो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, उनको हमेशा गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ अट्रैक्ट करना आसान नहीं होता, क्योंकि ख़ास तौर पे जिस तरह का एक तो जो आप कह लें फाइनेंशियल जो इंसेंटिव होता है वो आम तौर पे जितने ज़्यादा टैलेंटेड लोग हों, लॉयर्स हों, फाइनेंस के एक्सपर्ट्स हों, उनको प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा एक तो इंसेंटिव मिल रहा होता है। दूसरी बात ये है जो लोग उसको भी जो फाइनेंशियल इंसेंटिव को भी मद्देनज़र नहीं, मतलब कि उसको भी कम तनख्वाह लेने को तैयार होते हैं, वो भी जब आते हैं तो उनको अक्सर उस तरह का माहौल नहीं मिलता जिसमें वो परफॉर्म कर सकते हों। और साथ ही साथ फिर ख़ास तौर पे कुछ ऐसे प्रेसिडेंट्स बन गए हैं कि लोगों ने गुड फेथ में आके प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां छोड़ के जब वो पब्लिक सेक्टर में आए, उन्होंने किरदार अदा किया, तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तहत उनको नैब के केसों में कहीं जेलों में भेज दिया गया। तो इस तरह के प्रेसिडेंट से आपका अच्छा टैलेंट फिर हुकूमत की तरफ नहीं आता। ये सही है, मसला ज़ाहिर है आपको पता है, तो इसका हल भी ज़ाहिर है हम कोशिश करेंगे कि ये हुकूमत जो है इन मसाइल का हल भी लेकर आए। बिलाल साहब वक्त बहुत मुख्तसर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के।